आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। एपिसोड 17, संयम से काम। ऑफिसर नाइल्स आगे कहता है, उनसे कहना कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा है अपने हथियार डालकर सरेंडर करने के लिए, वरना फिर यहाँ से सिर्फ उनकी मुर्दा लाशें ही बाहर निकलेगी। हेलीकॉप्टर कब तक पहुंच रहा है यहाँ हैगन? हैगन कहता है, बस आधे घंटे में ही सर। और बॉम्ब स्क्वाड? नाइल्स शेखी बघारते हुए पूछता है। हैगन जवाब देता है, वो तो ऑलरेडी यहां मौजूद है सर। गुड, अब जाकर उन ढक्कनों से पूछ लो कि वो सरेंडर करेंगे या फिर यहां से स्ट्रेचर पर मुर्दा घर जाएंगे। अगर सरेंडर ना करें तो ठीक 25 मिनट बाद उनसे उनकी आखिरी इच्छा भी पूछ लेना। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिले और वो इसी मॉल में भटकती फिरे। भाई, ये जगह हमारे इलाके की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है, क्या समझे? ऑफिसर नाइल्स अपनी नाटकीय धमकियों को मशीन गन की तरह चला रहा था और उसका डिप्टी इस ड्रामे में उसके साथ ताल से ताल मिलाकर अपना किरदार निभा रहा था। नाइल्स अपने इस धमकी से भरे भाषण को देकर कुछ कदम पीछे हट गया और मॉल के आसपास विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल को तैनात करने लगा। 56 सब मशीन गन के साथ एक लंबा और पतला पुलिस अधिकारी हैगन उसके पास खड़ा था और उसके इंस्ट्रक्शंस को सुन रहा था। उसने हल्के से सिगरेट को लपेटा और जब धुआं धीरे धीरे समाप्त हो गया तो उसने उसे जोर से जमीन पर पटक कर अपने जूतों से मसल दिया। फिर उसने ऑफिसर नाइल्स से कहा, सर आप कृपया निश्चिंत रहें, जो यहाँ आए हैं वो सभी क्विक काउंटर टीम से हैं। उन्हें इस तरह के छोटे ऑपरेशन में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कृपया आप ये कार्य मुझ पर छोड़ दें। जब नाइल्स ने अपनी स्वीकृति दी तो ऑफिसर हैगन ने एक लंबी सी डकार ली और मॉल की तरफ बढ़ गया। उसने पुलिस की गाड़ियों के बगल में पुलिस अधिकारियों के समूह को हाथ हिलाकर अपने साथ लिया और आत्मविश्वास से मॉल की ओर चल दिया। पुलिस अधिकारियों के उस समूह ने मॉल को घेर लिया और प्रत्येक पुलिस वाले ने एक एक करके सेफ जगह पर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वो सब कॉन्फिडेंट थे कि वे इस परिस्थिति पर जल्द से जल्द काबू कर लेंगे। हैगन मॉल के प्रवेश द्वार पर एक खंबे के पीछे छिप गया और उसने एक लाउड स्पीकर अपने बैग से निकाल लिया। फिर वो अंदर मौजूद अपराधियों को जोर जोर से चेतावनी देने लगा। वो चिल्लाया, तुम सब यहाँ पर बुरी तरह से घिर गए हो। तुम्हारे यहाँ से निकल भागने की कोई उम्मीद नहीं। इस जगह को पुलिस के साथ साथ शांति सैनिकों ने भी घेर रखा है। शहर के बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शहर की सीमा पर एक बड़ी सी सेना पहले से ही तैनात है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि बंधकों को तुरंत रिहा करो और तुम लोग अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दो। अगर तुमने मेरी बात सुनी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम में से किसी को भी जरा भी नुकसान नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, निदेशक चेन और अन्य लोगों ने इस मूर्खता की अपेक्षा नहीं की थी। स्थानीय पुलिस अभी भी अंदर मौजूद बदमाशों को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। वे अब तक ये नहीं समझ पाए थे कि अंदर के अपराधी छोटे मोटे चोर या लुटेरे नहीं हैं। वो लोग ट्रेंड आतंकवादियों के एक उच्च श्रेणी के लड़ाके थे। हैगन द्वारा दी गई चेतावनी का मॉल के अंदर से हथियारों ने भी धमकियों के साथ स्वागत किया। उन्हें मॉल के अंदर उपद्रवियों ने कुछ गोलियां चलाकर चेतावनी भी दी। पुलिस बल और आतंकियों के बीच गाली गलौज भी शुरू हुई, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। पुलिस बल द्वारा की गई अनगिनत गलतियां भी दिखाई दे रही थी, जो इस रेस्क्यू मिशन का मजाक उड़ा रही थी। नाइल्स अपने कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ जॉगिंग करते हुए संयुक्त राष्ट्र टीम के काफिले के पास पहुंचा। फिर उन्होंने थोड़ी दूर से उनका ध्यान पूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार निदेशक चार्ल्स और बाकी सभी। मैं यहाँ पहले नहीं आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ क्या हालत है। ये अच्छा है कि आपने व्यक्तिगत रूप से कदम उठाया है ऑफिसर नाइल्स। मैंने आपकी सरकार विरोधी टीम को कई बार काम करते हुए देखा है। ये तो एक साधारण वारदात है। मैंने तो आपको और आपकी टीम को बड़े बड़े सरकार विरोधी ऑपरेशंस को संभालते हुए भी देखा है। चार्ल्स ने नाइल्स से बड़े जोश से हैंडशेक किया, ये जताते हुए कि वो उसकी कार्यवाही से संतुष्ट था। फिर उसने नाइल्स को भारतीय शांति सेना पुलिस बल के जनरल बख्शी और कैप्टन वीरेंद्र प्रताप सिंह से मिलवाया। नाइल्स को भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने आज के पहले हमारे देश का नाम सिर्फ खबरों में सुना था। उसने कुछ अजीबो गरीब रिपोर्ट भी देखी थी, जहां भारत को एक अजीब देश बताया गया था जो काफी पिछड़ा हुआ था। उसने भारत को ऐसा देश समझ रखा था जहां फकीर बीन बजाकर नागों को अपनी पूंछ पर खड़ा कर दिया करते थे और गाय को माँ का सम्मान दिया जाता था।
कई बार तो उसने भारत में फैली गरीबी और अंधविश्वास के बारे में खबरों पर से अपनी नजरें फेर ली और तिरस्कार के साथ कुछ शब्द भी कहे थे। वो हमेशा से सोचता आया कि भारत एक ऐसा देश था जिसने खुद को एक प्राचीन सभ्यता के रूप में घोषित तो कर रखा था, लेकिन वास्तव में हमारा देश अशिक्षित लोगों से भरा देश था। हालांकि पश्चिमी देशों का उस पर काफी अच्छा प्रभाव था। भारतीयों के प्रति नाइल्स की बेरुखी बहुत स्पष्ट थी। जब उसने जनरल बख्शी और कैप्टन वीरेंद्र प्रताप को ग्रीट किया, तब भी वो उन दोनों से नजरें ना मिलाकर निर्देशक चार्ल्स को ही देखते रहा। जब उसने उनसे विनम्रता से हाथ मिलाया तो वो वास्तव में हंस पड़ा और बेहुदा प्रश्न करने लगा। मैंने सुना है कि आपके देश में जब कोई प्लेग या महामारी होती है तो आप लोग एल्यूमिनियम से बनी बड़ी बड़ी थालियों को बड़े चम्मच से बजाकर शोर मचाते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसे, शंख। आप लोग शंख बजाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि उसकी आवाज सुनकर ही वो वायरस डर कर भाग जाता है। बीमारी का इलाज करने का एक ऐसा तरीका है। आखिर किस तरह की जगह है आपका देश? अरे हाँ, मैं देख सकता हूँ कि देर से ही सही पर आप लोग अंत में यहाँ पहुँच ही गए। बताइए ना, आप यहाँ कैसे पहुँचे? हमारे देश तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी ली या फिर हाथी की सवारी की? नहीं, सिर्फ इनसे काम नहीं चलता, क्योंकि समुंदर भी तो पार करना पड़ता। आपने समुद्र पार करने के लिए जरूर रोइंग बोट ली होगी, पहले बैलगाड़ी और फिर रोइंग बोट। वैसे जब आपने समुद्र पार किया तो उस वक्त आपने अपनी बैलगाड़ी कहाँ रखी थी? जनरल बख्शी ऐसी बदतमीजी देख नाराज तो हुए, लेकिन उन्हें पता था कि जवाबी कार्यवाही कब करनी है, इसलिए वो चुप रहे। नाइल्स लेकिन यहीं पर ही नहीं रुका। उसने फिर से जनरल को ताना मारा। मैंने सुना है कि आप आज वापस जा रहे हैं। क्या आपको जल्दी से अपने घर लौटने के लिए हमसे किसी मदद की जरूरत है? मैं वास्तव में इस पहलू में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान के सैनिकों के एक समूह को जानता हूँ। उनका देश बहुत समृद्ध है। उनमें से ज्यादातर मेरे अच्छे दोस्त हैं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकता हूँ। आपको बस उनसे मदद के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। नाइल्स अपने देश की प्रोफेशनल सुप्रीमेसी को दर्शाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ भारतीय शांति सेना की क्षमताओं को छोटा कर उनका तिरस्कार भी कर रहा था। डायरेक्टर चार्ल्स नाइल्स द्वारा की गई इन सार्कास्टिक टिप्पणियों का आनंद ले रहा था। जनरल बख्शी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। अभी तक वो अपने शांत चेहरे के नीचे अपने गुस्से को काबू में रख रहे थे, लेकिन अब अपने गुस्से को दबाना नामुमकिन हो गया था। कैप्टन वीरेंद्र प्रताप का खून भी गुस्से से उबाल मार रहा था। वो पहले से ही पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों की सेना और पुलिस की ताकत से अवगत थे। किसकी सेना में कितना दम है वो सिर्फ एक नजर में ही बता सकते थे। नाइल्स जिन पाकिस्तानी शांति सैनिकों की बात कर रहे थे वो तो हमारे पड़ोसी मुल्क के थे। हमारे देश की शांति भंग करने के लिए वे अक्सर भारत में आतंकवादी भेजते रहते थे। वे हमारे देश की प्रगति से ईर्ष्या करते थे और हमेशा परेशानी पैदा करने की कोशिश करते थे। सालों से उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की वजह से हजारों भारतवासियों ने अपनी मासूम जानों को खोया था। उस मुल्क ने हम पर कई बार आक्रमण भी किया था, लेकिन हर बार उसे हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसलिए अब वो कायर देश छुपकर अपने दहशतगर्दियों को सीमा पार करवाकर हमारे देश में भेजता था और ऐसे आतंकवादी घटनाओं को परिणाम देने की कोशिश करता था। आमतौर पर कप्तान वीरेंद्र प्रताप इस तरह की बातचीत पर टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन वो वास्तव में अपनी मातृभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत जनरल बख्शी को हिंदी में धीमी आवाज से कहा, सर, ये आदमी हमारे देश का अपमान कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों की प्रशंसा कर रहा है। हमारे नॉट सो फ्रेंडली पड़ोसी देश ने शायद एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए भेजी है, लेकिन ये लोग उनका गुणगान किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बातें ऑफिसर नाइल्स जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कितने लंबे समय तक ये अपमान सह सकते हैं, लेकिन अगर उसने फिर से हमारा अपमान किया तो मैं उन्हें उचित जवाब देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जनरल बख्शी ने उनको धीमे से कहा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं। तुम शांत रहो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। नाइल्स ने अपना कटाक्ष जारी रखते हुए जनरल से पूछा, जनरल बख्शी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या मेरी बात आपको चुभ गई? आपको हमसे कोई समस्या तो नहीं है ना? जनरल बख्शी ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ऑफिसर नाइल्स, तुम आगे बढ़ो और पहले अपना काम खत्म करो। मॉल में आपका ऑपरेशन समाप्त करने के बाद हम बात करेंगे। मैं आपको पूरा मौका दूंगा हमें बताने का कि हमारी कमियां क्या हैं और हम किन किन क्षेत्रों में आप लोगों से पीछे हैं। मैं एक विनम्र भारतीय हूं जो हमारी क्षमताओं के बारे में डींग नहीं मारता।
हम अपनी क्षमताओं को अपने कर्मों से प्रदर्शित करते हैं, न कि केवल एक चमकदार जीप के उपयोग से। ये कहते हुए जनरल बख्शी की नजर गंभीर हो गई। वो तनाव को कम करने के लिए ना तो आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे और ना ही ज्यादा फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहे थे। निर्देशक चार्ल्स समझ गया कि नाइल्स की ये छेड़खानी अब जनरल बख्शी के बर्दाश्त के बाहर जा रही थी। अगर वो इसी तरह उनसे पेश आता रहा तो उसकी ये बेहूदगी कभी भी वहां एक झगड़ा करा सकती थी। लेकिन चार्ल्स ने इस असहज बातचीत को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। वो शायद चाहता था कि नाइल्स के पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन पीस कीपिंग पुलिस फोर्स के संबंध शुरुआत से ही खराब हो जाए। जनरल बख्शी को तो ये अंदेशा तक था कि नाइल्स ऐसी बातें चार्ल्स के कहने पर ही कर रहा है। वो अब तक उसकी धूर्तता को अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए संयम से काम ले रहे थे।